नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के फटाफट रिवीजन के आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 71 से लेकर 80 तक का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है, हम लोग फटाफट रिवीजन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान का टोटल अनुच्छेद कवर करने का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम टोटल अनुच्छेद कवर करेंगे। आपको पता भी है अनुच्छेद कितना है हमारे संविधान में, तो 1 से लेकर 395 तक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 10 देखेंगे, 10-10 करके हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का मेरा टारगेट क्या है कि अनुच्छेद 71 से लेकर 80 तक का एकदम बढ़िया से रिवीजन करना है और बहुत ही आसान भाषा में समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं आर्टिकल 71। ठीक है, तो दोनों है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना होगा, इंग्लिश भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों और शंकाओं के समाधान से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों और शंकाओं के समाधान से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 71। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका MCQ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अनुच्छेद 71 कैसे टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद और शंकाओं के समाधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 71 है। ठीक है, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। कह रहा है इट रिलेट्स टू द resolution of the doubts and dispute arising in the connection with the election of the president and vice president of the India। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 72 के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने और कुछ मामलों में सजा को माफ़ करने या कम करने की शक्ति देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ मामलों में सजा को माफ़ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं। तो ये सभी शक्ति किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। ऐसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 से आर्टिकल 72। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है, इट ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड रेमिट्स और रिड्यूस सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है। क्षमादान की शक्ति अगर पूछेगा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वहाँ पे आपको टिक आउट करना है अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, अनुच्छेद 73 में क्या है देखते हैं। ये कहता है, क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। ये संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके विस्तार से संबंधित है, मतलब कहाँ तक इसको विस्तार किया जाएगा, किस पर कानून भारत सरकार बनाएंगे, किस पर कानून नहीं बनाएंगे, वही सब बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 73। ठीक है, अनुच्छेद 73 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी है, इट रिलेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, वही चीज़ लिखा है आर्टिकल 73 में। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला आर्टिकल आपका क्या कह रहा है। देखिए, तो अगला आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में क्या है देखते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ये कहता है, ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। बस यही बात आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 आपको याद रखना है, आर्टिकल 74। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला आपका आर्टिकल क्या है, अगला अनुच्छेद क्या कहता है। तो अनुच्छेद 75 के बारे में देखिए, आर्टिकल 75 क्या कहता है, ये कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या है, तो मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मतलब और मंत्री क्या करेंगे, उनका क्या काम है, उनका वेतन, उस सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अन्य प्रावधान के बारे में यही बात आपको याद रखना है यहाँ पे डायरेक्ट को। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखिए क्लियर हो गया। मंत्री के बारे में अन्य प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 75, और इसी के अनुच्छेद 75 के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 76। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, यह अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। आखिर ये भारत के महान्यायवादी क्या हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। यह देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, जो भारत सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, जो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत का महान्यायवादी
किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 76 से संबंधित है। आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 76 में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसे भी करके दिया रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76 आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, आर्टिकल 77 में है कि जितना भी भारत सरकार का कार्य होता है सब पर देखिएगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के कार्यों का संचालन किया जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के भी बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या है, क्या इसमें दिया गया है। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि जानकारी उनको राष्ट्रपति को देना है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके करके आएगा कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 78 आपको एकदम ध्यान में रखना है, आर्टिकल 78, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 79 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 79 क्या कहता है, ये कहता है संसद का गठन, संसद के गठन के बारे में दिया है। इसमें ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 से संबंधित है, ठीक है। 80 में एक कम 79 से संबंधित है संसद का गठन। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों, 2 सदन होता है जैसे कि आपको पता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। तो राज्यसभा हो गया आपका अपर हाउस और लोकसभा हो गया आपका लोअर हाउस, ठीक है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो वही यहाँ पे मेंशन हम कर दिए कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन है। इंग्लिश क्या कहता है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, ठीक है। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला लास्ट है आपका अनुच्छेद 80। 10-10 हम लोग करके इसलिए देखते हैं, 10-10 अनुच्छेद आप याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार में अगर आपका टोटल कराया जाए तो वो याद नहीं होगा, ठीक है। वो देखने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो 10-10 देखिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि हमको याद रखना है ताकि एग्जाम में सही करना है। तो अनुच्छेद 80 क्या कहता है, अनुच्छेद 80 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 से संबंधित है। अनुच्छेद 80 से संबंधित है राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, तो कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सारा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है।